दोस्तों, क्या आपने देखा है कि जो बाइक के साइड ग्लास लगे होते हैं, बड़े बड़े वाहनों के साइड ग्लास लगे होते हैं, जिसमें हम पीछे की गाड़ियों को देखते हैं, उसमें सभी गाड़ियां इतना इतना बड़ा ट्रक जो होता है छोटा सा दिखाई देता है। जब आप अपने घर में नया चम्मच लाते हैं, उसमें देखते हैं तो जो दबा हुआ उसका तल होता है, उसमें आपका फेस दिखाई देता है। और ऐसे ही जब हम अपने घर में कांच में अपना फेस देखते हैं तो हमारा फेस स्पष्ट दिखाई देता है और बड़ा दिखाई देता है। हम इस वीडियो में इसके पीछे के साइंस को समझते हैं, ठीक है। इसका कारण है दर्पण और दर्पण के प्रकार। इसके पीछे का साइंस क्या है? दर्पण और दर्पण के प्रकार। तो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया है कि जो गोलीय दर्पण होता है, दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को जो है मैंने आपको समझाया है। अब गोलीय दर्पण को भी हमने समझाया था और गोलीय दर्पण में बताया था कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। यही दो ऐसे दर्पण होते हैं जिसके कारण से जो वस्तुएं हैं, जिस भी हम दर्पण में अपना फेस देखते हैं तो हमारा फेस बड़ा दिखाई देता है। वाहनों के साइड ग्लास जो लगे होते हैं, उसमें जो वाहन होते हैं वो छोटे छोटे दिखाई देते हैं, तो वो अवतल और उत्तल दर्पण के कारण ही होता है, ठीक है। उसमें अवतल और उत्तल दर्पण लगे होते हैं। यहाँ हम समझने वाले हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, जैसा कि पहले हमने इसके वीडियो में आपको गोलीय दर्पण समझाया है, गोलीय दर्पण समझाया है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है इसके बारे में आपको बताया है। गोलीय दर्पण क्या होता है? जब किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी का पॉलिश कर दिया जाए और दूसरे पृष्ठ से परावर्तन की घटना होती है, तो उस प्रकार के दर्पण को हम गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। क्या है कि मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, एक कांच का खोखला गोला है, कांच का खोखला गोला है। इसको हमने बीच से ऐसे काट दिया, बीच से कांच के खोखले गोले को काट दिया। अब ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, इस तरीके से एक भाग अलग हो जाएगा, दूसरा भाग इस तरीके से अलग हो जाएगा। अब इसके किसी एक पृष्ठ पर इसके किसी एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश कर दो। किसकी पॉलिश कर दो? चांदी की। और परावर्तन जो है इस दूसरे वाले सामने वाले पृष्ठ पर हो। कहने का ये मतलब है कि इसके इस पृष्ठ पर पॉलिश हुआ है, इस पृष्ठ पर परावर्तन हो रहा है, ऐसे ही है, ठीक है। इस तरीके से ऐसे इस पृष्ठ पर पॉलिश किया जाएगा, परावर्तन इस पृष्ठ से हो जाएगा। अगला ये है, इसके ऐसे है, इस पृष्ठ पर पॉलिश होगा, परावर्तन इस पृष्ठ से होगा। तो इस प्रकार के जो दर्पण होते हैं इसी को हम कहते हैं गोलीय दर्पण। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के बारे में हमने आपको समझाया है। अब गोलीय दर्पण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। तो हमें ये समझना है इसमें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। सबसे पहला क्या है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और दूसरा क्या है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। ये इस तरीके से। अब आगे देखिए, एक एक करके हम समझते हैं। हमने कहा कि अगर कांच के खोखले गोले को काट दिया जाता है तो उसके द्वारा जो भी दर्पण बनता है वो गोलीय दर्पण होता है। और गोलीय दर्पण दो प्रकार का, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। सबसे पहले हम समझते हैं अवतल दर्पण। कौन सा मिरर है? कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अवतल दर्पण समझते हैं क्या होता है। ये मान लो कांच का एक खोखला गोला था जिसको हमने काटा, इस तरीके से ये प्राप्त हुआ। अगर इस दर्पण के ये जो उभरा हुआ तल है, पीछे वाला तल कैसा है? उभरा हुआ, इसे हम कहते हैं उभरा हुआ, इस तरीके से, इस तरीके से। तो यही तो उभरा हुआ तल है, यही तो निकला है। तो अगर इस उभरे हुए तल पर ऐसे पॉलिश कर दिया जाए, पॉलिश किसका? चांदी का लेप लगा दिया जाए, कलई कर दिया जाए, तो परावर्तन इसके सामने वाले तल से होने लगेगा, परावर्तन इसके इस तल से होने लगेगा। तो इस प्रकार का जो दर्पण होता है उसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण। हम पॉलिश इसके उभरे हुए तल पर करेंगे, इस वाले तल पर, ठीक है। इस वाले तल पर पॉलिश करना है, उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दिया गया। अगर दर्पण से एक सीधी रेखा खींच दे, ये अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब। ये आने वाली किरण आपतित किरण, आपतित किरण जैसे ही इस परावर्तक सतह से टकराएगी
फिर क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो ये आपतित किरण है, आपतित, और ये क्या है, परावर्तित, परावर्तित, और ये अभिलंब का काम कर रहा है। ठीक है, किरण पूरा लिख देते हैं, किरण, किरण। ये इसका तल कैसा है, पालिश किया हुआ या कलई किया हुआ, कलई किया हुआ। ठीक है, और ये जो अंदर वाला तल है, ये जो अंदर वाला तल जहां पर परावर्तन हो रहा है, ये वाला तल, ये कैसा है, परावर्तक पृष्ठ है। कौन सा पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ। तो अवतल दर्पण आपको समझ में आ रहा होगा कि वह गोलीय दर्पण जिसका दबा हुआ तल, जिसके दबे हुए तल पर क्या हो, जिसके दबे हुए तल से परावर्तक पृष्ठ हो, अर्थात वह अगोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, दबा हुआ हो। समझ में आ रहा है, परावर्तक पृष्ठ कैसा है, दबा हुआ। इस तरीके से देखो, अंदर दबा हुआ है, अंदर दबा हुआ है, तो इसका परावर्तक पृष्ठ अगर अंदर दबा हुआ है तो वो हमारा अवतल दर्पण कहलाएगा। अर्थात परावर्तन की घटना कहाँ हो रही है, इस दबे हुए तल से हो रही है। समझ में आ रहा है। जैसे आपने चम्मच उठाया, अब चम्मच को आप देखोगे, सीधा करके रखो चम्मच, चम्मच देखोगे तो इस तरीके से मिलेगा कुछ, हाँ इस तरीके से बना होता है। देखो मेरा आर्ट तो सही है नहीं, फिर भी कोशिश कर रहे हैं बनाने के लिए, कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से दिखेगा चम्मच। तो अंदर वाला तल क्या रहता है, दबा रहता है। उसमें आप अपना फेस देखोगे ना, तो अपना नया चम्मच अगर रहे तो अपना फेस देखोगे तो दिखेगा। तो वो कहीं ना कहीं किस दर्पण का काम कर रहा है, अवतल दर्पण का काम कर रहा है। समझ में आ रहा है, जिसमें हम डेली अपना मुंह देखते हैं, मुंह देखते हैं ना डेली मेकअप करने के लिए लड़के तो मेकअप करते नहीं, लड़कियां ही करती हैं। तो डेली क्या होता है, जिसमें अपना चेहरा देख के हम जाते हैं, तो वो अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। अब आप वही दर्पण जो आप घर में यूज किया जाता है, उसको, उसका प्लास्टिक जो है पीछे वाला निकाल के देखेंगे तो पीछे जो होगा ना, उसके पीछे लेप लगाया जाता है, ऐसे पेंट लगाया होगा, लेप लगाया गया होगा। समझ में आ रहा है। इसका मतलब पीछे वाला पृष्ठ कैसा है, कलई किया गया है, और सामने वाले पृष्ठ से परावर्तन की घटना हो रही है। तो इस प्रकार के दर्पण को हम क्या कह देंगे, अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण, अवतल दर्पण कहाँ लगे होते हैं, जब आप डॉक्टर वाक्टर के पास जाते हैं, आपके दांत में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो जाती है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, एक ऐसे दर्पण लिए रहते हैं, उससे आपके दांत को देखते हैं। दांत उस दर्पण से देखने पर दांत आपका बड़ा करके दिखाई देता है। ठीक है, छोटे आकार का जो दांत है वो बड़ा दिखाई देता है, ताकि वो जान जाए कि दांत में अगर कहीं होल है या कोई इन्फेक्शन है या दांत सड़ रहा है, क्या समस्या है, उससे वो पता लगा लेते हैं। तो इसके बारे में क्या लिख दिए हम, कि वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका दबा हुआ तल, दबा हुआ तल, जिसका दबा हुआ तल, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ होता है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है, ऐसे लिख देते हैं, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, अंदर की ओर दबा हुआ, दबा हुआ होता है या दबा होता है। अर्थात, अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात परावर्तन की घटना, अर्थात परावर्तन की घटना, परावर्तन की घटना कहां से होगी, दबे हुए तल से। कहां से, परावर्तन की घटना दबे हुए तल से होती है, दबे हुए तल से होती है। परावर्तन की घटना कहाँ होती है, दबे हुए तल से होती है। कौन सा मिरर कहलाता है, कॉनकेव मिरर कहलाता है। ये हो गया। अब अगला दूसरा आता है नंबर 2। नंबर 2 क्या आता है, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। इसमें क्या होगा, सेम यही चीजें हैं, सेम यही है। इसमें क्या हो जाएगा, ये मान लो मेरे पास दर्पण है, इस तरीके से हमने बनाया, इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, इस तरीके से इसको कर लेते हैं, इस तरीके से सेम हमने बनाया इसको। इस बार पॉलिश हम इसके दबे हुए तल को कर रहे हैं। पॉलिश किस पर कर रहे हैं, इसके दबे हुए तल पर। पॉलिश हम इसके दबे हुए तल पर कर रहे हैं। ठीक है,
जब इसके दबे हुए तल पर पालिश हो जाएगा तो प्रावर्तन की घटना कहां से होने लगेगी? उभरे हुए तल से। इस तल से प्रावर्तन होने लगेगा, इस तल से। तो जब प्रावर्तन उभरे हुए तल से होने लगता है, और ये आपतित किरण, ये प्रावर्तित किरण, ठीक है, ये है आपतित किरण, और ये क्या है? प्रावर्तित किरण, ठीक है। और ये क्या है? कलई किया हुआ, कलई किया हुआ पृष्ठ, यहां भी लिख लेते हैं पृष्ठ, ठीक है। अब देखिए इस बार क्या है, इस बार थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग कैसे है? इस बार हमने ऐसे बनाया, ऐसे ऐसे। इसमें क्या हो रहा है? ये जो दबा हुआ तल है, देख रहे हैं आप, दबा हुआ तल, इस पर क्या हुआ है? पालिश किया जाए, इस दबे हुए तल पर पालिश हो, इस दबे हुए तल पर पालिश हो, और प्रावर्तन उभरे हुए तल से हो। इसका उल्टा, प्रावर्तन कैसे हो? उभरे हुए तल से हो। तो प्राप्त जो दर्पण होता है उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। ये कौन सा पृष्ठ है? प्रावर्तक पृष्ठ, प्रावर्तक पृष्ठ, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका, वह गोलीय दर्पण जिसका प्रावर्तक पृष्ठ, प्रावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर, बाहर की ओर उभरा, बाहर की ओर उभरा होता है, उभरा होता है, अर्थात, अर्थात प्रावर्तन की घटना, प्रावर्तन की घटना उभरे हुए तल से होती है, उभरे हुए तल से होती है। कौन सा दर्पण कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। ये बात हो गई। अब उत्तल दर्पण का एग्जाम्पल क्या है? उत्तल दर्पण का एग्जाम्पल है जब आप बाइक हो चाहे ट्रक हो, कुछ भी हो, उसके बगल में जो साइड ग्लास लगे रहते हैं, उसके बगल में शीशा लगा रहता है ना, जिससे हम पीछे देखते हैं कि सड़क पर कोई वाहन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो वो जो दर्पण लगा होता है वाहनों के साइड ग्लास में, वो दर्पण हमारा उत्तल दर्पण होता है। उसमें क्या होता है कि बड़ी बड़ी सी वाहने, देखो कितनी बड़ी बड़ा, कितना बड़ा बड़ा ट्रक होता है, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, वो उस दर्पण में छोटा सा दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? तो वो कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण। अब इसके बाद समझते हैं हम उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण हो गया। इसके बाद हमें समझना है कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक है। कुछ परिभाषाओं के बारे में समझते हैं, बोर्ड में पूछा जाता है 2 नंबर में, 2 नंबर में बोर्ड में पूछा जाता है कि गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में, ठीक है। लिखते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित, से संबंधित परिभाषाएं, परिभाषाएं, ठीक है। किससे संबंधित है? गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। सबसे पहला या नंबर 1 आता है दर्पण का ध्रुव। क्या आता है? दर्पण का ध्रुव। समझते हैं दर्पण का ध्रुव क्या होता है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। दर्पण का ध्रुव, यहां देखिए कोई भी दर्पण ले सकते हैं, अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए सेम है, ठीक है। हम एक एक करके बनाते चलेंगे और आपको समझाएंगे। यहाँ देखिए दर्पण का ध्रुव समझ रहे हैं, इस तरीके से हमने बनाया। ये कौन सा दर्पण है? ये कौन सा दर्पण है? अगर इस पर हम पालिश कर दें, इसके उभरे हुए तल पर पालिश कर दें, तो ये अवतल दर्पण है। किस प्रकार का दर्पण है? अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण है। हम जानते हैं कि ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा, इसका मध्य बिंदु क्या होगा? मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच वाला बिंदु। इसके प्रावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या होगा? ये वाला बिंदु ना, इसके बीच में एकदम एकदम मिडल में जो पॉइंट पाया जाएगा, बीच में जो पाया जाता है, इसी को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? P या ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव, ठीक है। इसका क्या मतलब है? ये मान लो मेरा इस तरीके से हमने लाइन खींच दी, इस तरीके से, ये आपतित किरण है, ये प्रावर्तित किरण है। ये जो पॉइंट होगा इसी को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। अब दर्पण का ध्रुव जो होगा वो क्या हो जाएगा? गोलीय दर्पण
किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, ये गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है, गोलीय दर्पण से ही तो बना है अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है, बीच वाला पॉइंट होता है, उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे? P से। यहाँ देखिए हमने कौन सा दर्पण समझाया है, हमने ये कौन सा दर्पण बताया है आपको, ये हमारे पास है अवतल दर्पण। सेम ऐसे अगर उत्तल दर्पण होता है, इस तरीके से हम यहाँ ये भी समझा दे रहे हैं। ये मान लो हमारे पास क्या है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण होगा तो इसके दबे हुए तल पर पालिश किया जाएगा। ये मान लो उत्तल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण होता तो इस गोलीय दर्पण का ये परावर्तक पृष्ठ है या उत्तल दर्पण है। देखिए यहाँ गोलीय दर्पण कहा है, गोलीय दर्पण मतलब चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों ही होंगे। के परावर्तक पृष्ठ, इसका ये परावर्तक पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ जो बाहर वाला पृष्ठ है ये परावर्तक पृष्ठ है। इसके परावर्तक पृष्ठ का जो बीचों बीच वाला पॉइंट होगा, एकदम मिडल वाला पॉइंट होगा, मध्य बिंदु जो होगा, उसी मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। तो इसको हम इस तरीके से भी दिखा सकते थे। ठीक है, इस तरीके से दर्पण का ध्रुव P, इस तरीके से दोनों के लिए बन जाएगा। उत्तल दर्पण ये अवतल है, ये उत्तल है। दर्पण का ध्रुव आपको समझ में आया होगा। एक कोई भी बना सकते हो, मन करे तो दोनों भी बना सकते हैं। हम इसको मिटा रहे हैं, आपका मन करे तो आप दोनों भी बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए दर्पण के ध्रुव के बाद हम दूसरा समझते हैं, नंबर 2 वक्रता केंद्र। दर्पण का वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र को हम कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल C से। ये मान लो कोई गोलीय दर्पण था, ये क्या है, गोलीय दर्पण। ये इसका परावर्तक पृष्ठ है, ये इसका क्या है, यहाँ बाहरी पृष्ठ पर पालिश किया गया है, जहां तक पालिश किया गया है वहां तक परावर्तक पृष्ठ है। ये गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, और ये कैसा गोलीय दर्पण है, खोखला गोला है। इस खोखले गोले का एक केंद्र होगा, गोले का तो केंद्र होता ही है, तो इस खोखले गोले का एक केंद्र है। ठीक है, इस गोले का जो केंद्र होता है इसे हम C से लिखते हैं। इस गोले का जो केंद्र है जिसे हम C से लिखते हैं, इसी केंद्र को ही इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसी केंद्र को ही क्या कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र। ये कौन सा दर्पण हमने बनाया, ये किस तरीके का दर्पण बनाया गया है, यह है हमारा अवतल दर्पण। सेम ऐसे उत्तल दर्पण के लिए कर सकते थे इस तरीके से, इतना। अब ये इसका केंद्र मान लो C, तो यही जो केंद्र होगा वक्रता केंद्र होगा। कहने का ये मतलब है किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के खोखले गोले का वह भाग या खोखले गोले का केंद्र, किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के खोखले गोले का जो केंद्र होता है उसका वक्रता केंद्र कहलाता है। समझ में आया? ये देखिए ये गोलीय दर्पण है, ये इसका परावर्तक पृष्ठ है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के खोखले गोले का जो केंद्र होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के खोखले गोले का जो केंद्र है, इस गोले का जो केंद्र है उसी को कहते हैं वक्रता केंद्र। इसी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। समझ में आया? यहाँ पर हमारा क्या है, दर्पण का ध्रुव P है, यहाँ पर क्या है, दर्पण का ध्रुव P है। समझ में आ रहा है? ये वक्रता केंद्र हो गया। इतनी बात समझ में आई? आगे देखिए, ये जो वक्रता केंद्र है और ये जो दर्पण का ध्रुव है, इसको मिलाने वाली एक रेखा है। ये जो वक्रता केंद्र है और ये जो दर्पण का ध्रुव है, इसको मिलाने वाली एक रेखा है। ठीक है, ये जो रेखा जब एक मिल जाएगी तो ये जितनी दूरी आती है इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसी त्रिज्या को, ये त्रिज्या ही तो है, केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को दर्पण की त्रिज्या कहते हैं। ये पूरे त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या। इसका ये मतलब है कि गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस परावर्तक पृष्ठ के खोखले गोले का भाग होता है, उसकी जो त्रिज्या होती है, इसी गोले की जो त्रिज्या होगी वही इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या कहलाएगी? गोले की जो त्रिज्या होगी, खोखले गोले की
त्रिज्या, दर्पण की क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र के बारे में हमने बताया आपको, यहाँ बना लेते हैं वक्रता केंद्र। हम एक के लिए बना रहे हैं, आप दोनों के लिए बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने बनाया, कौन सा दर्पण? यहाँ बना रहे हैं, चलिए इस तरीके से हमने बनाया, ठीक है। इस तरीके से इधर हमने पॉलिश किया है, तो ये किस प्रकार का दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। कौन सा दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण। अब ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण जो है एक खोखले गोले का केंद्र होता है, खोखले गोले का इसका एक केंद्र होगा, इसका एक केंद्र होगा। इस केंद्र को हम C लिखते हैं। यही जो केंद्र होगा यही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। यहाँ दर्पण का ध्रुव P होगा, दर्पण का ध्रुव है ना P, आपको समझाया हमने, ठीक है। तो ये वक्रता केंद्र है, ये क्या है? वक्रता केंद्र। यही है, यही पॉइंट क्या है? वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र। ये हो जाएगा वक्रता केंद्र। लिखते हैं इसके बारे में, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले, जिस खोखले गोले, जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोले का भाग होता है, उसका केंद्र, उसका केंद्र, उसका केंद्र क्या कहलाता है? उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे C से प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, सिंपली लिखा है गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, ये गोलीय दर्पण है, इसका परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का केंद्र होता है, यही केंद्र ही कहलाता है वक्रता केंद्र। ये लाइन अभी नहीं मिला रहा है, मान लो, तो यही जो केंद्र होगा वक्रता केंद्र कहलाएगा। अगला आता है वक्रता त्रिज्या, नंबर 3 आता है वक्रता त्रिज्या, ठीक है। वक्रता त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? सेम यही है वक्रता त्रिज्या। अगर मैं इसको, इस गोला जो है मेरा बना है, इस तरीके से गोला बना है, इस गोले को, गोले के एक पृष्ठ पर हमने इस तरीके से पॉलिश कर दिया है, तो एक दर्पण बन जाएगा। क्योंकि उभरे हुए तल पर पॉलिश किया है तो अवतल दर्पण बन जाएगा। यहाँ दर्पण का ध्रुव P है, ठीक है, ये इसका वक्रता केंद्र C है। दर्पण के ध्रुव और P को मिला देंगे तो इसकी जो त्रिज्या होगी, यही जो त्रिज्या होती है, इसी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल R, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। इसके बारे में लिख लेते हैं, गोलीय दर्पण सेम वही है, थोड़ा सा बस अलग है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। उसकी त्रिज्या, उसकी या उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये इतना हो जाएगा। आप तीनों क्या करेंगे? लिख लेंगे, जल्दी से लिखिए, हम इसको बैक करने वाले हैं, अर्थात मिटाने वाले हैं बैक करने वाले हैं। चलिए हो गया, मिटाते हैं इसको। 3 हो गया, इससे संबंधित परिभाषाएं हैं, 3 हुआ। चौथा समझते हैं, नंबर 4। नंबर 4 है अभिलंब। अभिलंब का मतलब ये है कि देखिए, अभिलंब का मतलब ये है, मान लो हमारे पास ये दर्पण है, ठीक है, खोखला गोला है। ये क्या है? खोखला गोला है। क्योंकि ये खोखला गोला है और ये दर्पण का
किसी भी भाग से, ये मान लो वक्रता केंद्र है, ये खोखला गोला है, खोखले गोले के किसी भी भाग को अगर हम दर्पण के वक्रता केंद्र से मिला देंगे तो ये अभिलंब कहलाएगा। समझ में आ रहा है? दर्पण गोलीय दर्पण के किसी भी भाग को, गोलीय दर्पण के किसी भी भाग को दर्पण की वक्रता केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है अभिलंब कहलाती है। बस इतना सा है। दर्पण के किसी भी भाग से, दर्पण के किसी भी भाग से दर्पण के किसी भी भाग से, किसी भी भाग से वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? रेखा दर्पण पर अभिलंब होती है। रेखा दर्पण पर अभिलंब होती है। दर्पण पर क्या होती है? अभिलंब होती है। ठीक है, ये बात हो गई। अगला आता है दर्पण का ध्रुव हो गया। इसके बाद पांचवा है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष। ठीक है, प्रिंसिपल अक्ष जिसे कहते हैं, मुख्य अक्ष। आपने देखा है, अभी बताया था हमने, ये मान लो कोई गोलीय दर्पण है। ठीक है, थोड़ा छोटा बनाते हैं। ये मान लो कोई क्या है? गोलीय दर्पण है। ठीक है, अब गोलीय दर्पण है, इसके एक पृष्ठ पर हमने इस तरीके से पॉलिश कर दिया, तो ये पॉलिश किया हुआ पृष्ठ है, अंदर वाला पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ है। ये इसका ध्रुव P होगा, दर्पण का ध्रुव P होगा, ये इसका वक्रता केंद्र C होगा। तो ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से मिलाने वाली जो सीधी रेखा होगी, ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है, इसी को कहते हैं मुख्य अक्ष। इसी को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। मतलब दर्पण के ध्रुव मतलब P और दर्पण के वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है, इसी को क्या कहते हैं? मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है, यही जो सीधी रेखा होगी, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? दर्पण का, ये P बना देते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको ऐसे बनाते हैं, इस तरीके से हम बनाएंगे, यहाँ दिखा देंगे अवतल दर्पण, ये ऐसे लाइन खींच देंगे, ये ध्रुव P है, ये वक्रता केंद्र C है, तो ये जो सीधी रेखा है इसी को कहते हैं मुख्य अक्ष। इसी को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। ठीक है, ये किसके लिए है? अवतल दर्पण के लिए। सेम ऐसे उत्तल दर्पण के लिए बनाएंगे, उत्तल दर्पण के लिए ऐसे एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, ये इसका ध्रुव P है, ये इसका वक्रता केंद्र C है, तो ये जो होगा ये यही होगा मुख्य अक्ष। ये क्या होगा? मुख्य अक्ष। समझ में आ गया होगा? मुख्य अक्ष का मतलब क्या है? मुख्य अक्ष क्या है? दर्पण के वक्रता केंद्र C और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण के वक्रता केंद्र C तथा दर्पण के ध्रुव P को मिलाने वाली सीधी रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। 5 हो गया मुख्य अक्ष। अब इसके बाद देखिए आगे, आप इसको ऐसे नोट कर लेंगे। ठीक है, आप आगे देखिए 5 के बाद 6वां नंबर आता है मुख्य अक्ष हो गया हमारा, आता है दर्पण का द्वारक। क्या आता है? दर्पण का द्वारक। ठीक है, दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या होता है? ये मान लो हमारे पास क्या है? एक दर्पण है, इस तरीके से हमने एक दर्पण बनाया, इसके एक पृष्ठ पर हमने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया, इसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दिया, तो ये गोलीय दर्पण का एक परावर्तक पृष्ठ हो गया। ये गोलीय दर्पण का एक परावर्तक पृष्ठ हो गया। अब गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जो है ना, इसी के व्यास को गोलीय दर्पण का, देखो गोलीय दर्पण है, ये इसका परावर्तक पृष्ठ है, यहां से यहां तक इसका गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है,
तो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है ना, उसका ये जो व्यास होता है, व्यास का मतलब जान रहे हो ना, आधा खींचेंगे यहाँ तक तो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है उसकी त्रिज्या हो जाएगी यहाँ तक, क्योंकि पूरा खींच देंगे तो व्यास हो जाएगा, त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है ना, तो ये व्यास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्यास। इसी को कहते हैं दर्पण का द्वारक, इसी को क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक। फिर से बना दे रहे हैं आपके लिए, देखिए क्या है ये हमने मान लीजिए ये इस तरीके से एक खोखला गोला बनाया है, ठीक है, कांच का एक खोखला गोला है, इसके एक पृष्ठ पर पालित किया गया है और दूसरा इधर वाला पृष्ठ जो है परावर्तक बनाया गया है। तो इस परावर्तक पृष्ठ को अगर हम मिला देते हैं तो इसी को कहते हैं क्या, दर्पण का द्वारक। क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक। मतलब गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो व्यास होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का ये जो व्यास होता है, इसी को क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के परावर्तक पृष्ठ का व्यास, पृष्ठ का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है, द्वारक कहलाता है। ठीक है, इसे नाम M1 दे रहे हैं, इसे नाम M2। तो M1 और M2 क्या हो गया, M1 कामा M2 क्या हो गया, दर्पण का द्वारक हो गया। क्या हो गया, दर्पण का द्वारक। अब इसे भी आप लिख लेंगे, ठीक है, इसको भी हम मिटा रहे हैं। दर्पण के द्वारक के बाद हम समझेंगे आगे दर्पण के द्वारक के बाद हमें समझना है दर्पण के मुख्य फोकस या मुख्य फोकस। तो मिटा रहे हैं, क्या समझना है, मुख्य फोकस। ठीक है, दर्पण का मुख्य फोकस। दर्पण का मुख्य फोकस या इसी को कहते हैं फोकस। फोकस या मुख्य फोकस एक ही बात है, ठीक है, दोनों के लिए। ये मान लीजिए हमारे पास कौन सा दर्पण है, इस तरीके से हमने एक दर्पण बनाया। ये कौन सा दर्पण लग रहा है आपको अभी, ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। और ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। तो एक हमने बनाया अवतल दर्पण, एक हमने बनाया उत्तल। ये है अवतल और ये है उत्तल, दो दर्पण हमने इस तरीके से बनाया। अब आप लोग देखिए ध्यान से, ये इसका जो मध्य बिंदु होगा दर्पण का, परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होगा दर्पण का ध्रुव कहलाता है। ध्रुव दर्पण का इस गोले दर्पण जो जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका जो केंद्र होता है दर्पण का वक्रता केंद्र C कहलाता है। और ये क्या है, मुख्य अक्ष है। क्या है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है। इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए ये जो मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष, इसके समांतर प्रकाश की किरणें चलती हैं इस तरीके से और दर्पण से टकराती हैं, और दर्पण से टकराती है। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें चलती हैं और कहां से टकराती हैं, दर्पण पर। मतलब दर्पण पर टकराती हैं। और दर्पण का जो अंदर वाला तल है वो कैसा है, परावर्तक है। परावर्तक मतलब इस पर परावर्तन की घटना होगी। जैसे इस पर परावर्तन की घटना होगी तो ये जो किरण इस पर टकरा रही है परावर्तित होकर ऐसे आएगी, इस तरीके से, इस तरीके से। परावर्तन के पश्चात इस तरीके से एक बिंदु पर मिलती है, एक बिंदु पर मिल जाती है। ठीक है, एक दूसरे को एक बिंदु पर काटने लगती है इस तरीके से। ये हो गया दो, और ये वाला तल भी एक दूसरे को ऐसे काटेगा। ठीक है, तीनों देखो, चारों रेखाएं, मैंने क्या कहा कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। देखो ऐसे तो मुख्य अक्ष है, इसी के समांतर तो चल रहे हैं ऊपर और नीचे। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो दर्पण के परावर्तक सतह से टकराती हैं, मतलब परावर्तन होता है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, ये क्या है, ये क्या है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, इसी बिंदु को मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। इसी पॉइंट को, जिस बिंदु पर ये मिल रही है सारी रेखाएं, सारी रेखाएं इस पॉइंट पर मिल रही हैं, तो इसी पॉइंट को दर्पण का क्या कहते हैं, मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से। यहां समझिए ये कौन सा दर्पण है, ये हमारा किस प्रकार का दर्पण है, ये हमारा है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। क्योंकि ये उत्तल दर्पण है, ये हमने एक लाइन खींची, दर्पण का ध्रुव बताया। ये दर्पण का, सॉरी, ये दर्पण का मुख्य अक्ष है, दर्पण का ध्रुव है। ठीक है, ये दर्पण का ध्रुव है।
अब देखिए ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर ये प्रकाश की किरणें चल रही हैं, एक दो, एक दो, ये प्रकाश की किरणें क्या होंगी, परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। ठीक है, तो इस बिंदु पर मान लो मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इस बिंदु पर मिल नहीं रही है, क्योंकि उत्तल दर्पण के कारण जो प्रतिबिंब बनता है ना, उत्तल दर्पण के कारण जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। आगे आपको बताया जाएगा प्रतिबिंब की प्रकृति, तो आभासी बनता है, इसलिए ये मिलती नहीं, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो जब प्रतीत होती है तो इसको हम डॉट डॉट लाइन से दिखाते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से हमने इसको दिखाया। अब देखिए आगे, इसको सही से बना दे, ये आगे जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ से जो प्रकाश की किरण चलेगी वो इस तरीके से चली जाएगी, और ये वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो इस तरीके से चली जाएंगी। ठीक है, अब इन सब के लिए अगर हम थोड़ा सा बनाए तो ये इधर और ये इधर, ये आगे चल के इधर बनाएगी और ये आगे चल के इधर, तो इस तरीके से प्रकाश की किरणें चल रही है। देखो ये भी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें हैं, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर ये भी प्रकाश की किरणें चल रही हैं, नीचे भी प्रकाश की किरणें चल रही हैं, तो यहाँ इस दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। डॉट डॉट लाइन का मतलब है मिलती हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब जो होता है आभासी बनता है, वास्तविक नहीं बनता है। जब आभासी बनता है तो वास्तव में मिलते नहीं है, मिलते हुए प्रतीत होते हैं। तो इस बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत हो रही है, तो जिस भी मुख्य अक्ष के जिस भी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसी को दर्पण का फोकस कहते हैं या मुख्य फोकस कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। तो ये हो जाएगा दर्पण का फोकस। ठीक है, लिखते हैं इसके बारे में, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जब मुख्य अक्ष के किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु को जिस बिंदु पर मिलती हैं, किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ये हो जाएगा पूरा, समझ में आ रहा है। लिखा गया मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को ही क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। समझ में आया होगा, मुख्य फोकस। इसके बाद हमें समझना है फोकस दूरी, इसके बाद क्या समझना है, फोकस दूरी। अगला है, यहां लिख रहा हूं मैं, फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी समझते हैं क्या होता है। हमने क्या बताया कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ये अवतल दर्पण है, ये एक अवतल दर्पण है। ठीक है, अब मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, यहाँ मान लो वक्रता केंद्र है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर प्रकाश किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं, दर्पण का ध्रुव है। तो ये जो फोकस और ध्रुव के बीच की जितनी दूरी है, मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव की जो बीच की दूरी है, इसी को फोकस दूरी स्मॉल एफ कहते हैं। इसी को फोकस दूरी क्या कहते हैं, स्मॉल एफ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं, दर्पण के मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसी को फोकस दूरी कहते हैं। लिख देते हैं फोकस दूरी यहां, दर्पण के मुख्य
फोकस फोकस तथा ध्रुव ध्रुव के बीच की दूरी के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, आप इसको बना लेंगे। आगे देखिए, दर्पण की फोकस दूरी के बाद हम इसको मिटाते हैं और फोकस तल समझते हैं। लास्ट हमारा है फोकस तल। क्या है? फोकस तल। ठीक है, फोकस तल समझ लेते हैं जल्दी से। फोकस तल। अब देखिए फोकस तल क्या होता है। ये मान लीजिए हमारे पास एक अवतल दर्पण है, इसका ये उभरा हुआ तल पॉलिश किया हुआ है, परावर्तन दबे हुए तल से होगा। ये इसका ध्रुव है, ये इसका फोकस है, मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। अब इस फोकस से, इसके मुख्य फोकस से, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें या मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली किरण, ठीक है, या वह तल जो मुख्य फोकस से होकर, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है। और ये क्या है? मुख्य अक्ष। और ये क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के कैसे लग रही है? मुख्य अक्ष ऐसे है और ये वाली लाइन ऐसे है, तो मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष ऐसे है, ये वाली लाइन ऐसे है, तो मुख्य अक्ष के कैसे लग रही है? लंबवत लग रही है। लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, तो इसके लंबवत है। क्या हो जाएगा कि वह तल जो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है और मुख्य अक्ष के लंबवत होती है, फोकस तल कहलाती है। क्या हो जाएगा? ये फोकस तल है। क्या है? फोकस तल। फोकस तल वह तल जो मुख्य अक्ष, जो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होती है, तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होती है, मुख्य अक्ष के लंबवत होती है, फोकस तल कहलाती है। क्या कहलाती है? फोकस तल कहलाती है। ठीक है, आप इसको अब लिख लेंगे, इसको आप लिख लेंगे। आगे देखिए, अब ये इससे संबंधित सब परिभाषाएं खत्म हो गई हैं। इसके बाद आगे हमें समझना है कि दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनने हैं उसके क्या क्या नियम हैं। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद।